सो हेलो एवरीवन। आज हम सी इंटर चैप्टर नंबर 8 लॉ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिवाइज करेंगे। तो इसमें हमें सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 127 तक पढ़ना होता है। सेक्शन 123 किस बारे में बात करता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में, कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के जो भी प्रोविजंस होंगे वो हमें सेक्शन 123 बताएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 124 इज़ अबाउट अनपेड डिविडेंड, कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं किया तो फिर उसका क्या करना है, वो हमें सेक्शन 124 के प्रोविजन से पता चलेगा। सेक्शन 124 इज़ अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, दैट इज़ जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्यार से IEPF भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, पे नहीं किया और पे करने के 7 ईयर्स बीत गए तो फिर उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो? IEPF में। तो IEPF के प्रोविजंस हम डिटेल में सेक्शन 125 में पढ़ते हैं। सेक्शन 126 इज़ अबाउट राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स इन अबेयंस। अबेयंस मतलब यहाँ पर होल्ड करना। सेक्शन 127 इज़ अबाउट फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कंपनी को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और पे नहीं किया तो। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। तो आंसर है नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर करना मैंडेटरी नहीं है। अब ऐसा क्यों? एक तो शेयर होल्डर्स इतनी मेहनत से पैसे लगा रहे हैं आपकी कंपनी में और आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, फिर भी उनको डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। देखो, अगर आप डिविडेंड उन्हें दे भी रहे हो तो या तो वो डिविडेंड ले लेंगे, बट अगर वो आपने डिविडेंड नहीं भी दे रहे हो तो फिर आप उसको कहाँ रखोगे? प्रॉफिट्स को रिजर्व्स में। रिजर्व्स कहाँ जाएंगे? शेयर होल्डर्स के पास ही तो जाएंगे एट द एंड। या इससे क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी बढ़ेगा। तो अगर आप शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स बेचने भी हैं तो अभी उनको ज़्यादा प्राइस पे शेयर्स अपने बेचने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा? उन्हीं का फ़ायदा है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसके बाद उसको पे करना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो अब मान लो कि कंपनी को प्रॉफिट्स हुए नहीं लेकिन उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो सेक्शन 123 कहता है कि आप इन केस ऑफ लॉस भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अब वो कैसे? इसके लिए हैं कुछ कंडीशंस हैं 4। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करता कौन है। देखो, कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग में डिविडेंड रिकमेंड करता है कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ डिक्लेयर करते हैं? बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग। फिर कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स उस रेट को अप्रूव करते हैं। बट वो जो रेट अप्रूव किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है 12%, तो शेयर होल्डर्स 14% या 15% डिविडेंड का रेट अप्रूव नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स या तो 12% अप्रूव कर सकते हैं या 12% से कम, यानी कि 11, 10 कुछ भी, बट नॉट मोर देन 12 या 12 से कम ही शेयर होल्डर्स को रेट अप्रूव करना होगा, क्योंकि वो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है। और जो डिविडेंड होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिविडेंड is declared at 10%, तो हम 10% ऑफ फेस वैल्यू लेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू सपोज 100 है एंड अ पर्सन इज होल्डिंग 10,000 शेयर्स, तो 100 का 10% इज 10 रुपीज़ उसको पर शेयर का डिविडेंड दिया जाएगा, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू सपोज 120, तो आप 120 का 10% मत ले लेना। फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता। अब हम ये जानते हैं कि डिविडेंड कितने टाइप्स का होता है। देखो, डिविडेंड इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरिम एंड फाइनल। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद
लेकिन एजीएम कंडक्ट करने से पहले डिक्लेयर, इस बीच में जो डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड, उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और जो डिविडेंड एट एजीएम डिक्लेयर किया जाता है उसे हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स, वो अप्रूव करते हैं, बट ये कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? ये 3 सोर्सेज हैं हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके P&L में कोई सरप्लस पड़ा है तो आप वहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आपने जिस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स इन विच सच डिविडेंड इज sought टू डिक्लेयर। या फिर सपोज आपने ना यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपका ख़त्म हुआ 31 मार्च 2024 को और आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 4 जुलाई 2024 को, तो इस बीच में जो प्रॉफिट्स हुए उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो प्रॉफिट्स जनरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग डेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रॉफिट्स यूज़ कर सकते हो। एक साफ पेज बताते हैं, देखो ये है 31 मार्च 2024। या तो आप यहाँ पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, या तो आप इतने प्रॉफिट्स ले लो, ठीक है, या फिर आप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, या तो फिर आप इसके प्रॉफिट्स ले लो, या फिर आपके पास P&L में कोई भी सरप्लस पड़ा हो, या फिर आप उसके प्रॉफिट्स ले लो। तो इन सोर्सेज से आप अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज आपकी कंपनी को हुआ है लॉस, पर आपको डिक्लेयर करना है डिविडेंड। नहीं भाई, हम तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे। तो फिर ठीक है, सेक्शन 123 कहता है ठीक है, अगर आप ज़िद्दी हो, आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो फिर हम आपको देते हैं कुछ कंडीशंस। तो सेक्शन 123 ने दिए हैं कुछ कंडीशंस। क्या कंडीशंस दिए हैं? देखो भाई, पहले तो वो कंडीशन कहता है कि रेट ऑफ डिविडेंड मस्ट नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। मतलब मान लो आपने पिछले 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर किया है एट द रेट ऑफ 10%, 10%, 10%, और इस बार आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है एट द रेट ऑफ 12%। तो सेक्शन 123 क्या कहता है? देखो भाई, आपने पिछले 3 सालों में 10%, 10%, 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इसका निकाल लो आप एवरेज। ठीक है भाई, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका एवरेज आ गया 10%। तो आप ना 10% से ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि हम तो 12% डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो ये आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। या तो 10% करो या 10% से कम करो। एक तो हम आपको लॉस में डिविडेंड डिक्लेयर करने दे रहे हैं, ऊपर से आप उससे रेट से भी एक्सीड कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करो। या तो आप 12% भी मत दो, या तो फिर आप 10% से कम दो, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमको? देखो, जो आप अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व्स shall not exceed 10% of paid up share capital प्लस फ्री रिजर्व्स। यानी कि आपने जितना भी अमाउंट फ्री रिजर्व से निकालना है, इसको हम एक ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट शैल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए फ्री रिजर्व से जो अमाउंट निकालोगे, कि इस बार तो प्रॉफिट्स हुए नहीं है ना, इस बार तो लॉस हुआ है, तो इस बार अगर आप फ्री रिजर्व से जो भी पैसे निकालोगे वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और आपका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं माना जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जो भी अमाउंट आपने ड्रॉ किया है
उससे देखो जो भी अमाउंट आपने ड्रॉ की है ना, उससे सबसे पहले आप अपने लॉसेस सेट ऑफ करो। मतलब इसको ऐसे लिख ले, तो अमाउंट ड्रॉन इतना, और इससे पहले सेट ऑफ करो लॉसेस, बाद में डिविडेंड डिक्लेयर करना। तो ये जो भी बैलेंस आएगा इससे डिविडेंड पे करो, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने आपका रेट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे रेट शैल नॉट बी मोर देन, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि जो भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया उससे पहले अपने लॉसेस सेट ऑफ करो, फिर जो बैलेंस बचेगा उससे डिविडेंड दो। फिर वो कह रहा है एक लास्ट कंडीशन, वो क्या कह रहा है कि जो बैलेंस बचेगा ना फ्री रिजर्व्स में, हाँ बैलेंस भी बचाना है फ्री रिजर्व में, सारे फ्री रिजर्व्स नहीं मिटा देने हैं, बैलेंस बचना चाहिए। शैल बी मोर देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब जो भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया फ्री रिजर्व से, उसके बाद उसमें बैलेंस बचना चाहिए कितना, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये 4 कंडीशंस आप फुलफिल करोगे तो फिर आप लॉस के केस में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब वो कहता है कि पहले ना ये प्रोविज़न था कि जो भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, उसका एक अमाउंट आपको रिजर्व्स की फॉर्म में भी आपको रिजर्व्स में भी ट्रांसफ़र करना होगा। लेकिन अब ये प्रोविज़न हट गया है, अब ये कंपनी के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया, कंपनी की मर्ज़ी पे छोड़ दिया गया कि आप कुछ भी ट्रांसफ़र करो ना करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये हमने सीखा है सेक्शन 123, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है वो सेक्शन 123 सब सेक्शन 4, अब हम सीखते हैं कि डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसमें क्या होता है, मान लो आपने जो भी अमाउंट एज अ डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसको आप एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, मेंटेन विद द शेड्यूल बैंक, कितने दिनों के अंदर, विद इन 5 डेज। तो इसको भी लिख लेते हैं। सेक्शन 123 सेक्शन 123(4) क्या कहता है, आपने जो भी डिविडेंड का अमाउंट है उसको विद इन 5 डेज, ये लिमिट याद रखना, MCQ में आ जाएगी, विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन उसको कहाँ ट्रांसफ़र करो, सेपरेट अकाउंट में जो आपने किसके साथ मेंटेन किया है, ठीक है। उसको ट्रांसफ़र ज़रूर करो। और पे कब करना है, विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। देखो डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन के ही 5 दिन बाद आपको डिविडेंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना है, और डिक्लेरेशन के ही 30 डेज से, मतलब अगर आपने 1 जुलाई को डिक्लेयर किया डिविडेंड तो आपको बाय 6 जुलाई इसको सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और बाय 31 जुलाई आपको उसको पे कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको। अब डिविडेंड मैम पे किसको करना है, देखो डिविडेंड आप किसी को भी पे कर सकते हो, किसी को मतलब ये नहीं किसी को भी उठा लाए, नहीं, डिविडेंड या तो आप शेयर होल्डर को पे करो, या फिर उसके बैंकर को पे करो, या फिर वो कहता है कि ना डिविडेंड ना आप इस अकाउंट में डाल देना, तो फिर आप उसके ऑर्डर को भी पे कर सकते हो। ये 3 जगह आप डिविडेंड पे कर सकते हो। अब मान लो इन केस कि शेयर होल्डर ने कहा है कि आपको एक पर्टिकुलर बैंकर में डिविडेंड डिक्लेयर करना है, और आपने कंपनी ने पेमेंट कर भी दी, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने शेयर होल्डर को ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब डिविडेंड हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट, डिविडेंड पे कैसे करते हैं,
मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? डिविडेंड मस्ट बी पेड, डिविडेंड्स आर पेबल इन कैश, कैश में पे करना, काइंड में पे मत कर देना कि मतलब हम तो डिविडेंड के बदले कार दे देंगे, नहीं, कार मत दे देना, कैश देना, ठीक है। और या फिर आप चेक से भी कर सकते हो। अब एक टाइम लिमिट होती है। डिविडेंड आपने जब डिक्लेयर किया तो उसको विदिन 30 डेज आपको पे करना होता है। लेकिन मान लो आपने कहा कि ना हम तो डिविडेंड के बदले ना बोनस शेयर्स दे देते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। बोनस शेयर्स मत दे देना डिविडेंड के बदले, डिविडेंड के बदले डिविडेंड ही दो, कैश में, चेक में, आप डिविडेंड वारंट से दे सकते हो, बट वो मत देना, बोनस शेयर्स, कार वार मत दे देना, सिर्फ कैश या चेक, ठीक है। और मान लो कंपनी ने पे तो कर दिया विदिन 30 डेज, पर शेयर होल्डर को नहीं मिला विदिन 30 डेज, तो कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी ने तो पे कर दिया ना, शेयर होल्डर को नहीं मिला, ये कंपनी के प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होगा। कंपनी को ऐसा कहा गया है कि विदिन 30 डेज आपको पे करना है, ये इममटेरियल है कि शेयर होल्डर को मिला है या नहीं मिला। अब कौन कौन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, किसको प्रोहिबिशन है? 2 लोगों को प्रोहिबिशन है। एक तो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 8 कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती क्योंकि ये जो अपने प्रॉफिट्स होती हैं ये अपने ऑब्जेक्ट्स को उनको प्रमोट करने में लगाती हैं, ये एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने प्रॉफिट्स नहीं बांट सकती। और एक, अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट डिफ़ॉल्ट किया है, मतलब आप पब्लिक का पैसा लेके वो तो आप चुका नहीं रहे हो और आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, पहले पब्लिक का पैसा चुकाओ फिर डिविडेंड दो। तो इन 2 केसेस में डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, डिविडेंड को पे नहीं किया जा सकता। अब एक बार हम सेक्शन 123 में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, बहुत बड़ा है सेक्शन 123, पर फिर भी हमने पढ़ा है, ठीक है। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है इंटरिम डिविडेंड, एक हमने पढ़ा है डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस, एक हमने पढ़ा है प्रोहिबिशन किसको है, ठीक है। एक हमने पढ़ा है ट्रांसफर टू रिजर्व, जो एट द रेट ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी छोड़ दिया कि आपकी मर्जी है, आपने किसी को पे करना है, रिजर्व आपने रिजर्व्स में पैसे डालने हैं डालो, नहीं डालने हैं मत डालो। फिर हमने पढ़ा है डिविडेंड टू होम, किसको पे करना है, बैंकर को, शेयर होल्डर को, और अगर यहाँ पे शेयर होल्डर कोई ऐसा ऑर्डर दे कि आप मेरे इस बैंक अकाउंट में डाल दो ना, तो उसको, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, वो पढ़ा था ना, या तो आप मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो उसके प्रॉफिट्स डाल दो, या तो आप P&L के सरप्लस में से डाल दो, या तो फिर आप उससे डाल दो टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिविडेंड। तो ये हमने सेक्शन 123 में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 127। Just wait for a while. Yeah. सेक्शन 127 किसके बारे में बात करता है? पनिशमेंट, किस चीज़ की? फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अब कंपनी इतनी दुष्ट है, कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को कह तो दिया कि हम डिविडेंड देंगे, बट दिया है नहीं, तो इसके लिए कंपनी लॉ में अलग से सज़ा लिखी हुई है। क्या सज़ा लिखी हुई है मैम? देखो, ऐसा कहते हैं कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसकी विदिन 30 डेज़ आपको पे करना होता है, आपने पे किया ही नहीं तो आपको भरना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा मैम? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी तो और भी है, जितने भी डायरेक्टर, ऑफिसर डिफ़ॉल्टी माने जाएंगे ना,
कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, उनको जाना पड़ेगा 2 साल तक के लिए जेल। मतलब उनको हो सकती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, और 1000 पर डे का फाइन भी लग सकता है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना कि डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया पर पे नहीं किया, इतना कुछ हो जाएगा देख लो। ये कंपनी के लिए है। अब लेकिन कंपनी कह रही है कि हमने ना जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर हमें कैसे पता आपने जानबूझ के नहीं किया? तो सेक्शन 127 कहता है देखो मेरे पास भी कुछ वजह है कि हम मान लेंगे कि आपने जानबूझ के नहीं किया, तो उनको हम कहेंगे एक्सेप्शंस। कि मतलब अगर आपने विदिन 30 days डिक्लेयर नहीं भी किया, सॉरी पे नहीं भी किया, तब भी आपको पेनल्टी, जेल, इंटरेस्ट कुछ नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या रीज़न है ना वो देखो। सबसे पहले तो आप ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं दे पाए। मतलब लॉ कह रहा है जैसे कि आरबीआई का ऑर्डर, देखो फेमल एक्ट के अकॉर्डिंग ना, अगर आपको कोई फॉरेन शेयर होल्डर है तो अगर उसको आपको डिविडेंड डिक्लेयर पे करना होता है ना, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब मान लो आरबीआई ने अप्रूवल दिया ही नहीं अब तक, तो फिर आप डिविडेंड कैसे पे कर सकते हो? तो फिर उस केस में आपको माना जाएगा कि आप डिफ़ॉल्टी नहीं हो। ठीक है, इस केस में नो पेनल्टी। ये कंपनी खुश, थैंक गॉड, कहीं तो बचे हम। ठीक है, फिर सेकेंड, शेयर होल्डर ने कहा था कि ना मेरे इस बैंकर को डिविडेंड दे देना, पर वहाँ तो डिविडेंड जा ही नहीं रहा, बैंक अकाउंट ही गलत बता रहा है। फिर हाँ, कंपनी ने कहा कि ठीक है शेयर होल्डर जी, ये जो आपने अकाउंट दिया था ना इसमें तो पैसे जा ही नहीं रहे, तो अकाउंट ही गलत बता रहा है। शेयर होल्डर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इन केस में कंपनी डिफ़ॉल्टी नहीं मानी जाएगी। कंपनी ने तो बताया था ना, तो आपको बताना था, कुछ एक्शन लेना था आपको, पर आपने कुछ किया ही नहीं। बट अगर इस केस में कंपनी ने शेयर होल्डर को बताया ही नहीं होता, नहीं बताया होता, फिर कंपनी डिफ़ॉल्ट थी। मैम दोबारा बताओ। देखो, शेयर होल्डर ने कहा कि आप ना इस बैंक में मेरा डिविडेंड डाल देना। ठीक है जी, कंपनी ने कहा ठीक है हम डाल देंगे। कंपनी ने डाला डिविडेंड, वो तो अकाउंट नंबर गलत बता रहा है, अब क्या करें जी? फिर कंपनी ने लगाया शेयर होल्डर को फ़ोन, शेयर होल्डर उठाया, हाँ जी। तो कंपनी ने कहा सर ये जो आपने अकाउंट नंबर दिया था ना, इसमें तो डिविडेंड जा ही नहीं रहा, अकाउंट नंबर गलत बता रहा है। शेयर होल्डर ने कुछ नहीं एक्शन लिया, फिर कंपनी डिफ़ॉल्टी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इस केस में अगर हम उल्टा कर दें कि शेयर होल्डर ने कहा था कंपनी को इस अकाउंट में पैसे डाल देना, इस अकाउंट में हमारा डिविडेंड डाल देना, कंपनी के तरफ से अकाउंट में डिविडेंड जा नहीं रहा, कंपनी ने शेयर होल्डर को भी नहीं बताया, तो फिर उस केस में जी आप डिफ़ॉल्टी हो। आपको विदिन 30 days उसको बताना था ना, आपको कम्युनिकेट तो करना था, आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, शेयर होल्डर को बताया ही नहीं, क्या पता उसे पता ही ना हो, उसने गलती से दे दिया हो, तो फिर इस केस में आप डिफ़ॉल्टी हो अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे एमसीक्यू बन जाएगा कि कब डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट किया है कब नहीं किया। फिर अब मान लो राइट टू रिसीव डिविडेंड में चल रहा है डिस्प्यूट। एक शेयर होल्डर कह रहा है मेरा राइट बनता है, एक शेयर होल्डर कह रहा है मेरा राइट बनता है, हो गया जी कोर्ट केस। अब कंपनी क्या करे? तो कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं, तो इस केस में भी कंपनी डिफ़ॉल्टी नहीं है। एक और एक्सेप्शन है, अब मान लो डिविडेंड हैज़ बीन लॉफुली एडजस्टेड, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सम ड्यू टू इट। अब मान लो कॉल मंगाई थी कंपनी ने, 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये की कॉल मंगाई थी और 3 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था कंपनी ने। तो कंपनी ने क्या किया, मिस्टर एक्स के जो शेयर्स उसने होल्ड कर रखे थे ना 100 शेयर्स, उसका ना ये जो डिविडेंड था ना इससे एडजस्ट कर लिया। अब एक्स कह रहा है मेरे को तो डिविडेंड चाहिए था, डिविडेंड चाहिए था। अच्छा जी, मतलब आप पैसे भी पूरे नहीं दे रहे हो और डिविडेंड भी चाहिए आपको, हमने आपका डिविडेंड आपके पैसों से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, हमने इतने ही आपको देने थे, इतने ही आपसे लेने थे, तो हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो इस केस में भी कंपनी डिफ़ॉल्टी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 127 क्या कहता है कि मतलब आपने अगर सेक्शन 127 क्या कहता है कि आप अगर आपने 30 days के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो आपको लगेगी पेनल्टी।
कितनी पेनल्टी लगेगी? 100 पर डे का फ़ाइन लगेगा, 2 साल तक की जेल हो सकती है और सिंपल इंटरेस्ट 18% के हिसाब से आपको देना होगा। लेकिन इसकी हैं कुछ एक्सेप्शंस, या तो आपने ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं दिया, या फिर शेयर होल्डर ने कहा था कि इस बैंकर को पैसे दे देना, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दी थी कंपनी को और कंपनी वो डायरेक्शन फुलफिल नहीं कर पाई और वो चीज़ें कंपनी ने कम्युनिकेट भी कर दी शेयर होल्डर को। फिर इस केस में कम्युनिकेशन अगर कर दिया है तो फिर कंपनी डिफ़ॉल्टी नहीं मानी जाएगी, पर अगर कम्युनिकेशन नहीं किया तो फिर डिफ़ॉल्टी मानी जाएगी। और राइट टू रिसीव डिविडेंड के ऊपर चल रहा डिस्प्यूट भारी, फिर कंपनी में भी डिफ़ॉल्टी नहीं मानी जाएगी। या फिर डिविडेंड आपने सम ड्यू जो था शेयर होल्डर से उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है तो फिर भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर के लिए नहीं मानी जाएगी डिफ़ॉल्टी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 124 जो हमारे को क्या कहता है, अनपेड डिविडेंड। आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पर ना तो पे किया, और या अगर आपने पे किया तो कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है, तो फिर उसका क्या करें? देखो, आपने डिविडेंड किया है डिक्लेयर, उसके विदिन 30 डेज आपने पे भी कर दिया पर कोई क्लेम करने वाला नहीं है, या फिर पे आपने एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को पे भी नहीं किया, तो फिर इसके 7 डेज़ के अंदर अंदर आप इसको डाल दोगे UDA यानी कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। हाँ ठीक है, तो अगर आपने डिविडेंड पे तो किया था लेकिन ना तो किसी ने पे किया, या आपने डिविडेंड डिक्लेयर तो किया था पर ना तो किसी ने पे किया ना किसी ने क्लेम किया विदिन 30 डेज़, तो कंपनी क्या करेगी? इन 30 डेज़ की एक्सपायरी के बाद, मान लो 30 डेज़ एक्सपायर हो गए हैं 31 या फिर चलो आपकी क्लैरिटी के लिए 1 जुलाई रख लेते हैं, ठीक है, 1 जुलाई तो 8 जुलाई तक आपको ये कहाँ डालना होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और ये कहाँ मेंटेन करना है? मेंटेन विद अ शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अब आपने 8 जुलाई को डाल दिया डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब इसके विदिन 90 डेज, कितने डेज? 90 डेज, जो भी आपने डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला है उसकी आप बनाओगे एक स्टेटमेंट जिसमें आप लिखोगे नाम किसका? शेयर होल्डर का, जिसको डिविडेंड पे नहीं किया उसी का नाम लिखोगे ना, एड्रेस उसका, फिर जो अमाउंट है अनपेड डिविडेंड का वो, ऐसी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब की आप बनाओगे एक स्टेटमेंट और उसको कहाँ अपलोड करोगे? अपनी कंपनी की वेबसाइट पे, या फिर एक ऐसी वेबसाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वहाँ इसको अपलोड करोगे। तो क्या लिखना है? स्टेटमेंट कहाँ डाल दोगे? वेबसाइट ऑफ कंपनी या फिर वेबसाइट अप्रूव्ड बाय CG। ठीक है, अब मान लो आपने ना डिविडेंड पे भी नहीं किया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी नहीं डाला, सरकार कहेगी अच्छा, कंपनी लॉ कहेगा अच्छा, इतनी चालाकी, अब भरो पेनल्टी। यहाँ पे भी पेनल्टी आ गई, हाँ जी यहाँ पे भी पेनल्टी आ गई, सिंपल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 12% पर एनम के हिसाब से। अब ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे सेक्शन 124 ले, कहाँ पे सेक्शन 127 ले। देखो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर पैसे नहीं डाले ना तो भरना पड़ेगा सेक्शन 124 की डिविडेंड। आपने डिविडेंड विदिन 30 डेज पे नहीं किया तो आपको डालना पड़ेगा सेक्शन 127 की पेनल्टी। सेक्शन 127 की पेनल्टी क्या थी? 18%। 124 की क्या है? 12%। और कब से स्टार्ट होगा ये? इस दिन से, क्योंकि 7 दिन तो दिए थे ना आपको डालने के लिए, तो 8वें दिन से स्टार्ट होगा। अब मान लो किसी को बाद में ऐसे नींद से होश आया कि हाँ मेरे को डिविडेंड क्लेम करना था, तो फिर वो डिविडेंड क्लेम कर सकता है और उसको आप अनपेड डिविडेंड से निकाल के उसको दे दोगे, तो जो आपका अनपेड डिविडेंड में अमाउंट है वो कम हो जाएगा और उस बंदे को डिविडेंड भी मिल जाएगा। अब मान लो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे डले हुए हैं पैसे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैम पड़े रहेंगे क्या? नहीं, 7 साल हो गए, 7 साल भी ख़त्म हो गए। फिर
वो जो अनपेड डिविडेंड का पैसा है वो जाएगा सेक्शन 125 में, यानी कि IEPF अकाउंट में उसको आप डाल दोगे। ठीक है, सेक्शन 124 इतना ही है। एक बार इसकी बना लेते हैं समरी। हाँ, चलो देखो, हमने अब तक सेक्शन 123 पढ़ लिया है, सेक्शन 127 पढ़ लिया है, सेक्शन 124 भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो लॉस हो गया कंपनी को, देखते हैं कितना याद है आपको, 6 लाख का। ठीक है, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है कितनी, 70 लाख। कंपनी का फ्री रिजर्व्स कितना है, 50 लाख। ठीक है, अदर रिजर्व्स फ्री नहीं है ये कितने हैं, 10 लाख। रेट ऑफ डिविडेंड लास्ट 3 इयर्स का 15%, 17% और 17%। तो बताओ जी डिविडेंड कैसे पे करना है। तो इसको करके लाओगे आप लोग सॉल्व, और इसका मुझे बताओगे आंसर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पूरी कंडीशंस बताई हैं, तो यू मस्ट नो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। सारी कंडीशंस अप्लाई करो और इसका मुझे आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिया जाता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 126 की तरफ पढ़ते हैं आज। सेक्शन 126 किसके बारे में है, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब होल्ड करना। ठीक है, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र। अब मान लो किसी बंदे ने अपने जो शेयर्स हैं वो कर दिए ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र डीड कर दिया कंपनी को सबमिट, पर जो डीड है वो कंपनी ने रजिस्टर नहीं की। अब जब तक रजिस्टर नहीं की तब तक कंपनी के पास जो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना हुआ है, इसमें तो मिस्टर एक्स का नाम है, पर मिस्टर एक्स ने तो अपने शेयर्स मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, पर मिस्टर वाई का नाम तो अभी यहाँ पर है ही नहीं, पर शेयर्स तो मिस्टर वाई के पास हैं पर नाम है नहीं। तो अब डिविडेंड किसको दिया जाए, किसको दें डिविडेंड। तो इस केस में जो डिविडेंड होगा वो चला जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। या फिर मान लो जो ट्रांसफरर है, इस केस में मिस्टर एक्स, उसने कंपनी को राइटिंग में दे दिया है कि जो अब डिविडेंड है ना वो ट्रांसफरी को ही दे दो, मिस्टर वाई को ही दे दो। ठीक है, तो फिर इस केस में मिस्टर वाई को डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो फिर ये जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है, और मान लो इन शेयर्स की कंपनी को देने थे कुछ राइट शेयर्स या फिर बोनस शेयर्स, तो ये कहाँ जाएंगे जी, ये कंपनी अपने पास अबेयंस में रखेगी, होल्ड में रखेगी। मैम ज़्यादा कुछ ना खास समझ नहीं आया। देखो एक्स ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं वाई को शेयर्स और सबमिट कर दी ट्रांसफ़र डीड टू कंपनी, पर कंपनी हैज़ नॉट रजिस्टर्ड द सेम। तो टू होम डिविडेंड बी पेड, बताओ किसको जाएगा डिविडेंड, ये जाएगा UDA में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब मान लो एक्स ने इन राइटिंग दे दिया है कंपनी को, क्या दे दिया है कि सर आप एक काम करो, आप ना वाई को डिविडेंड दे दो, तो फिर डिविडेंड किसको चला जाएगा, वाई को। ठीक है, और जो बोनस शेयर्स होंगे, राइट शेयर्स होंगे, वो कंपनी अपने पास
अबेयंस में रखेगी एज पर सेक्शन 126. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 126 ऑफ कंपनीज एक्ट. अब आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 125 IEPF. याद है IEPF क्या था? कि अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट 7 ईयर्स तक अनपेड ही रहा, अनक्लेम्ड ही रहा, तो फिर आप उसको IEPF में डाल दोगे. तो IEPF में क्या अकेला बस यही पैसा रहता है? नहीं, IEPF में बहुत कुछ रहता है. सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एस्टैब्लिश किया है. क्या क्या अमाउंट क्रेडिट होता है इसमें? अमाउंट इसमें क्रेडिट होता है ग्रांट बाय CG. ठीक है. डोनेशन टू फंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंपनी. ठीक है. और अनपेड डिविडेंड, ये भी इसमें क्रेडिट होता है. मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन. ठीक है. या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. या फिर जो आपका ओल्ड फंड था उसमें कुछ पैसे पड़े होंगे तो वो भी इसमें ही आएंगे. ठीक है. या फिर आपका जो जनरल रिज़र्व का अकाउंट है CG का, 1956 का जो कंपनीज एक्ट का, उसमें अगर CG का कोई जनरल रिजर्व का अकाउंट पड़ा तो वो भी इसमें जाएगा. अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है, इस फंड में इतना पैसा पड़ा तो इन्वेस्टमेंट तो करेगा ना. अगर मान लो कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है, इससे जो इनकम आई है वो भी इसमें क्रेडिट हो जाएगी. या फिर आपने जो बोनस शेयर्स थे आपके पास वो इशू किए थे, तो उससे जो भी पैसे. अब ये तो देख लिया कि क्या क्या क्रेडिट होगा. अब ये देखते हैं कि जो फंड में पैसे पड़े हैं उनको कुछ यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ करने हैं. ठीक है. मान लो कोई एकदम से उठ के आया है अनक्लेम डिविडेंड को क्लेम करने, तो उसको जो रिफ़ंड देना पड़ेगा उसके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं. या फिर मैच्योर डिबेंचर्स के लिए कोई रिफ़ंड देना होगा. सॉरी, डिपॉजिट्स नॉट डिबेंचर्स. मैच्योर डिपॉजिट्स के लिए डिबेंचर्स भी एक्चुअली. ठीक है. या फिर आपको इस फंड का कुछ प्रमोशन वगैरह करना है तो उसके लिए आप इस फंड को पैसे को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो. या फिर आपको करना है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन. किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है मैम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉज्ड अमाउंट, डिसगॉज्ड या फिर डिस्चार्ज्ड अमाउंट. मतलब मान लो कोर्ट की ऑर्डर्स की वजह से किसी बंदे को बहुत सफ़र करना पड़ा, उसको कॉम्पनसेशन अगर आपको एज अ पे करना है तो आप इस फंड से पे कर सकते हो. या फिर रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इन परसुइंग class of members, debenture holders or depositories as approved by tribunal. या फिर ये तो परमानेंट है. अदर पर्पस एज इंसिडेंटल देयर टू. ठीक है. अगर इन सब के रिस्पेक्ट में और कोई पर्पज़ है तो उसके लिए भी आप पे कर सकते हो. अब IEPF के लिए कुछ अदर पॉइंट्स देखो. CG शैल कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी. ये नहीं है लावारिस फंड है, नहीं. CG एक अथॉरिटी बनाएगी उसके लिए. किसके लिए? फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए, फंड चलाने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए. अथॉरिटी में कौन कौन होगा? एक चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स. अदर मेंबर्स ही नहीं कितने मर्जी मेंबर्स ले आओ, नहीं. अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 7 और एक CEO. ठीक है.
अब ये जो अथॉरिटी काम क्या करेगी, क्या काम करेगी, ये फंड को एडमिनिस्टर करेगी, चलाएगी और रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी एज पर कंसल्टेशन विद CAG. What is CAG? It's Comptroller and Auditor Journal of India. ठीक है। और ये जो फंड्स, ये जो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स, इसका ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट करेगा CAG। ठीक है। और जो अथॉरिटी है वो एक रिपोर्ट बनाएगी जिसमें इस फंड की सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स होंगी और वो कॉपी कहाँ जाएगी, CG के पास, और CG क्या करेगी, उस रिपोर्ट को और अकाउंट्स को कहाँ प्रेजेंट करेगी, इन द पार्लियामेंट। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू निधि कंपनीज। अब मान लो डिविडेंड पेएबल इन केस ऑफ निधि कंपनी इज़ ₹100 और लेस। अब मान लो एक निधि कंपनी है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये डिविडेंड ₹100 या उससे कम है, तो इतना कंप्लायंस बहुत हो जाएगा अगर वो एक लोकल न्यूज़पेपर में डाल दे जिसका वाइड सर्कुलेशन हो इन द डिस्ट्रिक्ट, और एक नोटिस लगा दे बोर्ड पे फॉर 3 मंथ्स, तो डिविडेंड की सारी कंडीशंस फुलफिल मानी जाएंगी। तो ये सारा हमारा चैप्टर नंबर 8 था। एक छोटी सी समरी लिख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा, एक पूरा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 123। सेक्शन 123 में क्या था कि आपको वो 4 कंडीशंस दी हुई थी कि आपका रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपका अमाउंट आप विड्रॉ करोगे फ्री रिजर्व से वो 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया तो फिर आपको पहले अपने करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने हैं। उसके बाद अगर आपका जो भी बैलेंस बचता है वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने इंटरिम डिविडेंड के बारे में पढ़ा था कि अगर आपने कोई भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो जो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो रिजर्व में, वो आपकी मर्ज़ी है, करना है करो, नहीं करना मत करो। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, रिवोक कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, और शेयर होल्डर्स जो अप्रूव करते हैं वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके करते हैं इन द जनरल मीटिंग, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में तो वो जो रेट होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेड रेट से ज़्यादा नहीं होगा। नंबर 124 अनपेड डिविडेंड, कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पर पे नहीं किया तो आपको विद इन 7 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 days आप उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है, जो कि आप एक मेंटेन करोगे विद अ शेड्यूल्ड बैंक। और अगर आपने पे नहीं किया विद इन 7 days तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 125 जो कि था IEPF में कि क्या क्या अमाउंट्स क्रेडिट होते हैं, क्या क्या किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये सब हमने सेक्शन 125 में पढ़ा। फिर सेक्शन 126 में पढ़ा कि अगर आपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, ट्रांसफ़र डीड सबमिट कर दिए तो डिविडेंड किसको पे करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देना, और राइट शेयर बोनस शेयर जो भी होंगे उनको आपको अबेयंस में रखना है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 127 जो था पनिशमेंट। सो इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8।